नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि मैंने अपने चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है कि इस चैनल का उद्देश्य क्या, शिक्षा के माध्यम से क्रांति लाना। क्रांति यानी कि बहुत बड़ा बदलाव लाना। तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, डेटा देंगे, जिसमें 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो। लेकिन उसमें ये भी बताया था कि समय और रिसोर्स जब जब हमारे पास अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो 12th का आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना। अब 1 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। हमारे ऑफलाइन में जो हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे तो वो तो तैयार है ही, लगभग एग्ज़ाम के लिए सभी तैयार है। बाकी ऑनलाइन के माध्यम से भी और भी बच्चे जुड़ जाएंगे, इसलिए तो आप लोग का 1 फरवरी से एग्ज़ाम है और उसको ही ध्यान में रख के बिहार बोर्ड, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल एग्ज़ाम से कुछ समय पहले क्या अपना मॉडल पेपर जारी करती है। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि बोर्ड आपको बताना चाहती है कि हम क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चन कितना पूछेंगे और उसमें से आपको कितना आंसर देना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, मॉडरेट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन का नेचर कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड है, मीडियम है, किस तरह का है, सो है। तो उसी सब को ध्यान में रख करके आपको बताना। इसके अलावा आपको इससे आइडिया लग जाता है इसको देखने के बाद कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी तो कर ही होंगे, उसको थोड़ा सा और उस बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन सब है, आप लोग पढ़े ही होंगे सारा कुछ, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ इस व्यू से ना देखें कि बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे या यही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को ही थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले। या जिस ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन है, क्या उससे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, उसको उस व्यू से पढ़े, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगी। तो आज हम उसी इंटरमीडिएट को ध्यान में रख करके जो आपका एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। फिर मैं आज तो नहीं, अब कल जो होगा तो फिर हिस्ट्री का डिस्कस कर दूंगा, फिर और भी सब्जेक्ट का देखते हैं क्या सब पॉसिबल हो पाता है, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन डील करूँगा तो उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा उसको टॉपिक को थोड़ा सा एक साथ करके, ऑप्शन को रिलेट करके, कि ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम वीडियो पे चर्चा करेंगे, है ना, देखेंगे। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा। और मैं मतलब बहुत श्योरिटी के साथ, उतना नहीं तो फिर भी, लेकिन बहुत अच्छे खासे परसेंटेज की श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, ढंग से सुन लेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव चूँकि मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, तो आप फिर भी सब्जेक्टिव में भी आपको वो पढ़ने में जो गेस्ट पेपर होगी, या आप पहले से क्वेश्चन आंसर किए होंगे या क्वेश्चन बैंक से किए होंगे, तो उसको आप समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो 1 साल की चीज़ों को मैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में कैसे कवर कर पाऊँगा, टाइम लिमिट भी है। तो खैर चलिए उसी बात को ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस मॉडल सेट में आपको बताएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, 138, है ना। 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। ये देखिए रहा 138 क्वेश्चन, उसमें से क्या रहा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 को क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 मार्क्स का, 8 क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 मार्क्स वाला। लेकिन करना क्या, आपको आधा का आंसर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से सिर्फ 50 का आपको आंसर देना है। 30 को लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें से भी आपको क्या 15 का ही जवाब देना है। 8 को आपको क्या है दीर्घ है, उसमें से 4 का जवाब देना है। तो देखिए 50 × 1 क्या हो गया 50 मार्क्स, और 30 में से 15 देना, 2 मार्क्स का होगा 1, तो 15 दूनी 30, तो 80 मार्क्स। और बच गया 8, उसमें से 4 देना, तो 4 × 5 तो 20 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का हो गया। और आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा 100 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा देख लेते कैसे आंसर करना है। तो देखिए 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा, उसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन आपको आता है, सिर्फ 50 जो आप 100% श्योर है कि ये सही है, आप उसको क्या करेंगे अपने OMR शीट में जो आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा उसमें क्या करेंगे
गोला करेंगे। आप इसका प्रैक्टिस अपने घर पे भी कर ले OMR सिस्टम में, क्योंकि कई बार होता है कि आता हुआ क्वेश्चन जल्दी के कारण हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको फिर आसानी होगी। तो 100 में से आपको 50 को भी दे देना है। आपको मान के चले कि पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, पाँचवा नहीं आता है, छठा आता है, 100 नंबर क्वेश्चन आता है, 98 आता है, 90 नंबर आता है, उसको ही गोला करें जो आप 100% श्योर है। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 50 से आप ज़्यादा करेंगे तो शुरुआती जो 50 क्वेश्चन होगा उसको ही क्या किया जाएगा, आंसर किया मतलब चेक किया जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन को आपको मूल्यांकन नहीं करा जाएगा। तो आप पूरा भी बना देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि बाद वाला आपका सही हो, पहले वाला गलत रहा हो गया, तो वही मूल्यांकन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात ये आप रह गया लघु क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो गए। थोड़ा सा आप पेपर 2 सेक्शन में एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए, सेक्शन बी और सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बोर्ड का जो एग्जामिनर होता है ना, मैंने भी कई बार कॉपी चेक किया है, मतलब 12th के बोर्ड का नहीं किया है, लेकिन अन्य एग्जाम बड़े ठीक ठाक एग्जाम है उसका कॉपी चेक किया है। चाहे कोचिंग में भी मैं टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट चेक करता हूँ। तो इस बात का, बाकी मैं बहुत सारे टीचर्स के संपर्क में रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके पहले क्वेश्चंस के आधार पे आपको जज कर लेता है, क्योंकि उसको कॉपी कुछ पैसा मिलता है चेक करने का, कि इतना कॉपी चेक करेगा तो इतना पैसा, और टाइम लिमिट कम होता है, बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। तो आपके पहले क्वेश्चंस के आधार पे आपको जज कर लेता है कि आपने पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, उसको देख लिया, उससे वाजिब है पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसका ऑब्वियस बात है, तो उस पर आपका पूरे सब्जेक्टिव का जजमेंट होने वाला है। फिर बाद में अन्य क्वेश्चन सब उसे हल्का हल्का 1-2 लाइन देखता है, उसे दिमाग में बैठा लेते हैं। अच्छा 5 मार्क्स 2 मार्क्स का तो 1 मार्क्स देने लायक है या इस तरह से 1-2 लाइन से पता चल जाता है उसको। ये भी पता चल जाता है कि बच्चा खाली पेज भरा है कि उसको कुछ जानकारी भी है टॉपिक के बारे है कि नहीं, या कुछ ऐसे कुछ भी आप लोग देखते हैं कुछ भी लिख देता है बच्चा कॉपी भरने के चक्कर में। तो वो करना नहीं है। पहली नंबर बात कि आप पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में उसी का आंसर देंगे जिसके बारे में आप 100% क्या हो, मतलब आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। भले आपको ये दीर्घ में से कोई क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से आप लिख सकते हैं उसको, तो आप उसको पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर, जैसे दीर्घ में क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिए पहला दूसरा जो भी है, और उसको पूरा आंसर दे दीजिए। फिर उसी के आधार पर जो दूसरा नंबर पर जो क्वेश्चन है जिसको और अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं इसी तरह से देना, फिर तीसरा चौथा इसी तरह से। ये जरूरी नहीं है कि सिक्वेंस में 1 नंबर का क्वेश्चन का पहले से आंसर दीजिए, आप नहीं यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, इस तरह से नहीं करना है। तो ये रहा गया, क्योंकि उसी के आधार पर आपका कॉपी का मूल्यांकन, आपके आगे का कॉपी में नंबरिंग किया जाता है ना। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, आप लोग भी जानते होंगे अगर टीचर के संपर्क में रहे होंगे तो इस तरह से करना। लेकिन और आपने जो भी क्लास में कहीं पढ़ा होगा, हालांकि जनरल आर्ट्स के बच्चे क्लास करते नहीं हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, जैसे हमारे क्लास में हैं बहुत सारे बच्चे और भी अन्य जगह पे करते हैं। तो आप लोग उसी तरह से कुछ रट करके या कुछ भी मन में होता है कि अच्छा आर्ट्स का हो तो पास तो करिए जाएंगे, रट के आ जाए कुछ लिख देंगे, तो कुछ लिख दीजिएगा तो कुछ वाला नंबर मिल जाएगा, कुछ भी दे देगा। 2 मार्क्स आया तो 0.5 करके इस तरह से करके, 5 मार्क्स आया तो 1 नंबर करके इस तरह से दे देगा। तो टॉपिक को पढ़िए जो भी है, उस टॉपिक से रिलेटेड जब जो मैं तरीका बताया उसको फॉलो करना। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जब अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन का आंसर पूरा सही नहीं से आ रहा तो छोड़ के नहीं आना। 15 क्वेश्चन लघु में और 4 क्वेश्चन दीर्घ में आपको पूरा लिख करके आना, क्योंकि आप छोड़ करके आएंगे तो कोई उम्मीद ही नहीं बनता, चांस ही नहीं बनता कि कुछ नंबर आपको मिले। लेकिन आप कुछ भी लिख करके, तो कुछ भी में वो लिखिए जो टॉपिक से रिलेटेड है। आपने अगर कहीं कहानी में यूट्यूब में या आपका अपने क्लास में, मेरे बच्चे तो क्लास में कहानी ही बहुत सारा सुने हैं, क्योंकि मैं लेक्चर ही ज़्यादा देता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ, उसी पे मैं नोट दे देता था। उस तरह से किताब में ही पढ़वाता था, उन लोग को करवाता था वो अलग है, लेकिन मेनली है कि आप अगर सुने होंगे तो आपको जब लिखते होंगे तो आपको याद होगा, तो उसी सब से रिलेटेड आंसर लिख दिया कीजिए, लिख देंगे उस तरह से, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए आज हम फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी कड़ी में यही है कि OMR सिस्टम में जो भी क्या है आपको ये तो रूल नंबर जानते हैं कि अपने शब्दों में उत्तर दे, जो लिखना था आपको 3 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए देगा। तो आप अपने हिसाब से ये सब तो रूल रेगुलेशन जानते हैं। 2 सेक्शन में ये भी मैं बोल ही चुका हूँ, तो इसको कुछ बताना है नहीं, मेन सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन पहला क्या दिख रहा है ना।
ये 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 का ही आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्षेश, दक्षेश का मुख्यालय क्या है? मुख्यालय का मतलब हो गया हेड ऑफिस। देखिए दक्षेश का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेश का फुल फॉर्म होता है। इसको इंग्लिश में सार्क कहते हैं ना, SAARC, सार्क। इसका भी फुल फॉर्म, ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके जगह पे ये रहता कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका भी मतलब एक ही होता है। तो आंसर सिंपली क्या है, काठमांडू, है ना। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। आप देखिए सार्क पूछा है, तो आप इससे रिलेटेड सार्क को ही थोड़ा सा जान लेते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी, है ना। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो देखिए स्थापना जहाँ होगा वहीं इसका पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन मतलब मीटिंग। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। तो फिर काठमांडू में क्या है? उसका हेड ऑफिस है। 8.5 गो, हाँ, इसमें कितने देश है सार्क में? भारत प्लस 7, इंडिया प्लस 7 देश, है ना, यानी कि टोटल 8 देश है सार्क में। कौन कौन देश है उसको थोड़ा सा सोच देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोग मैप से पढ़ेंगे, मैं क्लास में मैप से ही चीज़ों को याद दिलवाता हूँ बच्चे को, तो आप मैप से को अगर ध्यान से देखे होंगे तो भारत है सेंटर में। दक्षिण एशिया में सबसे दक्षिणतम तो भारत ही आ जाएगा, अंडमान निकोबार को लेकर के, नहीं तो फिर आप श्रीलंका भी बोल सकते थे। तो भारत है। भारत के बाएं तरफ आप देखेंगे, आप मैप सामने में रखिए, बाएं तरफ देखिएगा तो आपको यानी कि पश्चिम की तरफ आपको क्या, पाकिस्तान दिख जाएगा। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर में थोड़ा सा क्या दिख जाएगा, अफगानिस्तान। फिर इधर आएंगे तो आपको चीन दिख जाएगा। तो चीन क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि 4 गो इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, या इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है। तो कौन है? भारत और उसका 5 गो जो है लैंड बॉर्डर से सटा हुआ देश और 2 गो समुद्री सीमा से सटा हुआ देश। तो 5 कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चीन। तो चीन नहीं है सदस्य, चीन को छोड़ देना। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको भूटान दिख जाएगा, तो भूटान आ गया। फिर नीचे आएंगे तो आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। तो कितना हो गया? 4 इधर। अच्छा नेपाल, नेपाल को हमने छोड़ दिया था, नेपाल आ गया, वहीं तो मेन ऑफिस मुख्यालय। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और इधर मालदीव। ये भारत प्लस 7 देश, 8 देश, यानी इसका क्या है, सदस्य है। चीन नहीं है, चीन जबकि हमारा बाउंड्री शेयर होता है चीन से, और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में। इसके अलावा म्यांमार भी है, नागालैंड वाले क्षेत्र सब में जो नॉर्थ ईस्ट उससे लैंड बॉर्डर शेयर होता है, फिर भी उसका वो सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन में दे देता है यही चीन और म्यांमार रहता है। तो आप लोग अगर मैप को याद रखें, अच्छा ये तो सीमा साझा होता है इससे, तो ये भी देश होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो हमने क्या देख लिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सार्क यानी कि दक्षेश यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1985 में। तो इसमें कितने कुल देश है? 8 देश। सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, और उसके पड़ोसी 5 को लैंड बॉर्डर और 2 को समुद्री बॉर्डर वाला। तो ये समझ में आ गया। सार्क से आपको पूछेगा सार्क की व्याख्या करें, शॉर्ट में पूछ दे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला में, 5 मार्क्स वाला में, सार्क की व्याख्या करें। अच्छा देखिए है क्या, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। तो सार्क जो है क्या, एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन मतलब किसी क्षेत्र विशेष के कुछ देशों का ग्रुप, जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना। तो खैर अब उतना नहीं चलेंगे, हम कम्पिटिटिव वाला चल जाते हैं कभी कभी। तो सार्क में क्या है, 8 देश है और 8 देश मिल करके पॉलिसी बनाते, नीति बनाते कि एक दूसरे का सहयोग करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जियोपॉलिटिक्स रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान इसमें आकर के बाधा डाल देता है। तो क्लियर, एक क्वेश्चन आपका। अब आते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं ये सारी चीज़, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन ये कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 गो युद्ध हुआ था, 1965 में, है ना। चलिए 1965 में, 1971 में और 1999 में। कारगिल का युद्ध 1999 हुआ था। तो आप देखिए 1965 है ऑप्शन में, नहीं है। तो फिर आंसर 1971 है, तो यही हो गया, है ना। 1999 भी है,
तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो ये 3 युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। तो देखिए युद्ध होता है तो फिर क्या होता है, समझौता भी होता है। तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो कौन सा समझौता हुआ था मेरे क्लास के बच्चे, तुम लोग बताओ। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, कमेंट कर देना, वीडियो को पॉज करके कमेंट करना, ठीक है। तो भारत 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता होता है, ताशकंद समझौता, है ना। तो ताशकंद समझौता कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उस समय सोवियत संघ में था, है ना, उस समय। अच्छा, ताशकंद समझौता में भारत की तरफ से कौन साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन से, बार बार रिपीट होगा। आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे या गेस्ट पेपर भी पढ़े होंगे तो ये पूछा गया, पूछा जाता है मल्टीपल टाइम। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये समझिए कई सालों के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, कई साल मैंने पढ़ा रखा है, तो उन सारे क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ। तो आप इन सारे शब्दों को ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का 1 सेकंड भी यूजलेस नहीं है, एक एक सेकंड आपके तो एग्जाम में तो पूछेंगे। इसके अलावा आप भविष्य में कम्पिटेटिव एग्जाम भी देंगे, किसी भी तरह के कंपटीशन का एग्जाम देंगे जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। हमारे एक स्टूडेंट है अंशु, उनके पिताजी ऑलरेडी टीचर है मिडिल स्कूल में, अभी वो हायर 10+2 में शायद जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एग्जाम देने से पहले मेरे स्टूडेंट का नोट्स पढ़े हैं, उनके गेस पे मतलब उनका जो किताब है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो सारा पढ़ करके एग्जाम देने के लिए गए थे। और बहुत सारा क्वेश्चन आया, हमारे अंशु ने हमें बताया भी कि बहुत सारा क्वेश्चन उसको आता था जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बात को हल्के में नहीं लेना, आगे में वैसे भी कम्पिटेटिव में ये यूज होता ही है। आप लोग अगर देखेंगे भविष्य में आगे तो जाना ही है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो ताशकंद समझौता हुआ था। भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। युद्ध 1965 में, 1 साल बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उस समय सोवियत संघ का पार्ट था। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान गए थे, ठीक है। अब आता है 1971 में युद्ध होता है, जिसके तहत हम लोग क्या बांग्लादेश का निर्माण करते हैं। बांग्लादेश जो कि कभी पाकिस्तान भी तो भारत का ही पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हम क्लास में बताए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जब पाकिस्तान बना था 1945 में, तो एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है। तो उसी को तोड़ करके हम लोगों ने, हालांकि तोड़े क्या, वो बहुत अत्याचार कर रहा था पूर्वी पाकिस्तान के बालों के साथ, अन्याय कर रहा था। तो हम लोगों ने यानी कि हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान को मतलब बांग्लादेश के निर्माण में सहयोग किया था। तो 1971 में बांग्लादेश बना। कब, ये भी पूछ देगा क्वेश्चन, कब बना, 1971 में। आपके पॉलिटिकल साइंस में सारे चीज़ है, मेरे बच्चे जो क्लास में तो जानते ही है, सारी चीज़ है। तो 1971 में युद्ध हुआ, तो फिर समझौता भी होगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ना, अपना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहाँ पे शिमला समझौता हुआ था। कब, 1972 में, ठीक है, 1972 में। देखिए ऑप्शन में भी दिया, 1972 में क्या होता है, शिमला समझौता। तो उस समय कौन था हमारा प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इधर से साइन किया। उधर से कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अभी जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उसके नाना जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये पूछता है कि शिमला समझौता में भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, तो कौन, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। पाकिस्तान की तरफ से कौन किया था, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो किया था। ताशकंद समझौता में भारत की तरफ से किसने साइन किया था, तो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। हालांकि उनकी मौत भी वहीं हो जाती है ताशकंद समझौता में। इसमें भी ये कहा जाता है कि जहर दे दिया गया था, ये वो तो कभी क्लास में डिस्कस तो करते हैं। और बाकी मेरा एक प्लान भी है, फरवरी से नहीं तो मार्च से मैं 12th का जो टॉपिक बात सारा बात, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम में भी जैसे कॉलेज में तो पढ़ाई उड़ाई भी शायद नहीं हो, तो आप शायद टच कर रहा है, उससे भी बेटर कंटेंट हम क्या करेंगे, आपको बोर्ड के माध्यम से थ्रू से ही टोटल सारा सब्जेक्ट का हिस्ट्री पॉलिटी इन सब जो हिस्ट्री से शुरुआत किया जाएगा। फरवरी या मार्च से 12th का नया बैच शुरू कर देंगे। तो आने वाले जो आपके बच्चे मतलब आपके जो साथी है दोस्त है जो अभी 11th में जो 12th में आप चले जाएंगे, तो उन लोगों को हमारा चैनल सजेस्ट कर दीजिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा एक एक टॉपिक जो हमारे बच्चे क्लास में आप उनसे पूछ भी सकते हैं, मतलब बताएंगे ही किस तरह से क्लासेस होती है। तो सारे चीज़ को हम आसान भाषा में एकदम हंसाते खिलाते हुए आप लोगों को समझा देंगे कि मैं जैसे आज मैं समझा पा रहा हूँ इन चीज़ों को, हमारे क्लास के बच्चे समझा पा लेते हैं। तो उस तरह से मैं 12th का मार्च या फरवरी में, नहीं तो मार्च से तो फिक्स ही है, लेकिन फरवरी में भी संभावना है कि हम ये बैच शुरू कर देंगे। 12th का हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, फिर पॉलिटी पे भी इस तरह से चलेंगे। तो चलिए
तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1971 बताए, तीनों ये तो बता ही दिया। शिमला समझौता 1972। तो इसमें कुछ समझना। अच्छा, एक चीज़ और, मेरा आदत है मैं एक क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिलेट हो जाए। अब ऑप्शन में आपको देखिए 1962 दिख रहा है ना, 1962 में भी युद्ध हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। क्या? किसके बीच? भारत और चीन के बीच। चीन ने हम पे हमला कर दिया था, है ना। तो लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय हम लोग क्या, ये युद्ध हार गए थे। उसका टसक अभी भी है, कुछ क्षेत्र हमारा चीन ने कब्जा लिया, अभी भी उसके पास है। हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र अभी उसके पास, अक्साई चीन जो है। तो 10 साल है, कभी हम लोग भी ताकतवर होंगे तो ले ही लेंगे। क्या, चलिए, तो ये समझ में आ गया। भारत पाकिस्तान के बीच 3 गो युद्ध हुआ, 1965, 71 और 99 कारगिल का युद्ध, और चीन के बीच 1962 में। 1972 क्या, शिमला समझौता। समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में भी नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर फ्लो में अगर गलती बताए फिर भी बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ तो उसका आंसर भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जो जिनका एग्ज़ाम है 1 फरवरी से, आप उनको यह वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसका भला हो जाए, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ इसमें बताऊँगा। अभी सीरीज चलाऊंगा, देखता हूँ कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि समय का थोड़ा सा इशू है, दिक्कत हो जाता है। खैर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है ना। तो आंसर तो पहले इसका जान लीजिए, एंटोनियो गुटेरस, है ना। एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। तो थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताओ तो बच्चे, हमारे क्लास वाले बच्चे कमेंट करो, पॉज करके वीडियो को रोक करके। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए, उसके बाद दुनिया में फिर से दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, उसको रोकने के लिए एक संगठन बना था। उसका क्या नाम था? राष्ट्र संघ। उसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ नाम था। इंग्लिश में उसको कहते थे लीग ऑफ नेशन, LEAGUE, लीग ऑफ नेशंस उसको कहते थे, लीग ऑफ नेशंस कहते थे, ठीक है। लेकिन यह लीग ऑफ नेशंस कमज़ोर उसका संरचना था, ढांचा था, विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। और लगभग 20 साल बाद, यानी कि 19 साल बाद 1939 में फिर से क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ये कब से कब तक चलता है? 45 तक, यानी कि 6 साल। पहला 4 साल चला, ये 2 साल तरक्की कर गया, 6 साल चल गया, ठीक है। तो ये हो गया युद्ध। लेकिन इसके बावजूद भी तब दुनिया का तहस नहस हो गया। आप लोग जानते हैं कि जापान पे 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पे क्या परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तब जाकर के जापान सरेंडर किया था और विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसी के साथ शीत युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। मैंने क्लास में तो डिटेल में करा है, आप इस पर भी अभी इस साल तो नहीं कर पाया, लेकिन अगले साल से, मतलब मार्च फरवरी से, इसी साल से जो 24 है उसमें शुरू कर दूंगा सारा कुछ। हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो, दुनिया के लोग शांति से सारे मामलों को बैठ करके सुलटा ले, है ना। ऐसा कोई बीच में पंचायती करने वाला हो कि जो युद्ध ना होने दे, शांति से एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े। इसी के लिए 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, UNO की स्थापना की गई थी, है ना। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके 6 अंग है ना। 6 अंग है, आप लोग जानते हैं 6 अंग कौन कौन सा है? बताओ, हमारे क्लास वाले बच्चे वीडियो को रोक करके बताना। जब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो चाहे अन्य आप लोग भी जो अगर जानते हैं तो वीडियो को रोक करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम बोल ही देंगे तो आप मैच कर लेंगे कि आपने सही बोला है कि नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, कौन कौन? पहला एक महासभा, जिसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, है ना। तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा आपको न्यास परिषद। 5वां आपको सचिवालय। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जरूरी नहीं 1-2 सीक्वेंस में, आप ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 अंग है, मैंने बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ। महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और 6ठा हो गया क्या,
न्यास परिषद। ये 6 अंग है, 6 का अलग अलग काम है, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो उसमें जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने सदस्य हैं? 193 देश के यहाँ सदस्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, 1945 से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो ये रहा 193 सदस्य है। तो 193 देश का प्रतिनिधि आपको क्या है, महासभा में बैठता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, विश्व की संसद कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। जिस तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधि भारत के लोकसभा में बैठता है ना दिल्ली में, उसी तरह से पूरे दुनिया के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है क्या, न्यूयॉर्क में है ना, तो वहाँ बैठता है। एक चीज़ और, 6 अंक का 6 का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। एक ही ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड देश का एक शहर है द हेग है ना, हेग नाम का एक शहर है, वहाँ इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है उसका मुख्यालय है। अब थोड़ा सा इसका प्रारूप को समझते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब महासभा का काम क्या, सारे देश का प्रतिनिधि बैठते, पूरे दुनिया में कोई इशू है चाहे विवाद, जैसे अभी देखिए इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। आपको यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा था, उस पर चर्चा चली थी, निंदा प्रस्ताव, कौन कौन प्रस्ताव। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ढंग से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सुरक्षा परिषद में ही गड़बड़ है। तो ये सारी चर्चा चलती है, दुनिया में कैसे शांति रहे उस पर चर्चा चलती है, वोटिंग होता है, अन्य अन्य चीज़ होता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 अस्थायी और क्या है 10 अस्थायी, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, 2 साल के लिए। 5 को अस्थायी सदस्य कौन कौन है, आप लोग जानते हैं कौन? चलिए ऊपर से जो 5 को महाशक्ति आप जानते हैं उसका नाम ले लीजिए, आपका दिमाग में आ जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है ना, ये 5 को देश का उसका अस्थायी सदस्य है। वीटो पावर उसी 5 के पास है, ठीक है। तो ये हो गया सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसे भारत के किसी 2 राज्य का मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा दिल्ली, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मामला होगा तो वो कहाँ जाएगा? किसी कोर्ट में अगर जाना होगा तो पाकिस्तान के कोर्ट में तो हम लोग जाएंगे नहीं, हमारे कोर्ट में तो वो आएगा नहीं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए ना मामले को सुलझाने के लिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग है वहाँ जाएगा। आर्थिक इसी तरह से 6 अंग है, आप लोगों ने देख लिया। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसका जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है, उसको क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है? महासचिव, इंग्लिश में जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है, या सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो उस पदाधिकारी कौन है? अभी एंटोनियो गुटेरेस है। तो सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी। देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन था, मैंने पूरा संयुक्त राष्ट्र मोटा मोटी समझा दिया, और भी कुछ छूट गया तो बताना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में क्या कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित, यानी कि रोक दिया गया था। तो मैंने बताया था ना 6 अंग। तो देखिए महासभा आ गया, इसमें सुरक्षा परिषद आ गया, सचिवालय आ गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यास परिषद का था, 4 को आ गया, 2 को क्या बचा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक सामाजिक परिषद। तो उसमें से क्या है, सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल जो था न्यास परिषद, उसको 1994 में क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था किसी कारण से, है ना। चर्चा करेंगे किसी दिन। चलिए तो समझ में आ गया। देखिए ये सारे अंग मैंने बोला ही था, यहाँ पे आ भी गया, अभी और भी आएगा, पूरा यूएनओ का चर्चा है इसमें, आप लोग देखेंगे भी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं ना कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने, ये कन्फ्यूजन होता है कि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, ये आधा सच है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा रोल था, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा, अभी आएगा इसमें भी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति का काम क्या था? पूरे दुनिया का संविधान पढ़ के क्या करना, उसका एक नकल तैयार करके बता देना कि लीजिए भाइयों बहनों, है ना, यानी कि संविधान सभा यह संविधान है, इस पे हमने पूरे दुनिया से ये लाया है, वो ला करके रख दिए वो लोग। और फिर उस पर क्या हुआ? संविधान सभा में चर्चा हुई, है ना। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे संविधान सभा का गठन हुआ था, आप लोग पढ़े थे कब? 1946 में। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का, ठीक है। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरा आपका पूछा गया क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पेन टेब है नहीं, मुझे स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पे लिखना होता है।
तो वो ढंग से लिख नहीं पाता हूँ, भद्दा लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या थोड़ा सा रोक करके आराम से सुनिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक एक बोलता दिए, एक शब्द भी यूजलेस नहीं, सारा आपके काम का है। आप इस पूरे जो मेरा ये सीरीज़ है हिस्ट्री का या पॉलिटी का पूरा देख लेंगे, जो 2-3 वीडियो में मैंने लगता है कवर हो जाएगा 2 में, तो आपका ऑब्जेक्टिव हमको लगता है सारा क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्प आपको हो जाएगी। चलिए, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? 7। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने देखिए ये भी बता दिया, प्रारूप समिति। अच्छा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो देखिए संविधान सभा की बैठक हुई, उसका सदस्य कितना था आप लोग बताइए, है ना। कितने थे संविधान सभा के सदस्य टोटल बताओ, विभाजन से पहले विभाजन के बाद, दोनों बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो संविधान सभा में जो एक अभी ना देखते लोकसभा अध्यक्ष होता है, मौका देता है, माननीय सदस्य आप बोलेंगे, माननीय सदस्य आप बोलेंगे, तो पूरे देश से जो 10 लाख की आबादी के हिसाब से चुन करके लोग गए थे संविधान सभा में, तो उस पर चर्चा करने के लिए बारी बारी से किसी को कोई मौका देने के लिए कोई अथॉरिटी होना चाहिए ना। तो जो वो व्यक्ति होता था अथॉरिटी, उसे क्या कहते थे? अध्यक्ष। तो वो भी 2 हुआ था, एक अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी पहली बैठक में थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार से ही थे। पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं। फिर अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, ठीक है। तो ये क्लियर। अच्छा, संविधान सभा ने अपने काम को आसान करने के लिए कई सारा कमेटी बना दिया था, है ना, कई सारे आयोग बना दिया था, उसी में से प्रारूप समिति था। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा निर्माण से संबंधित तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे आपको केंद्र राज्य संघ शक्ति समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। जब सरदार पटेल आपको क्या थे? अल्पसंख्यक के मामलों और मौलिक अधिकारों पे सुझाव देने वाली समिति के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये अलग अलग बातें थी। तो क्वेश्चन एक पूछा था मैंने, ये बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया जो पूछा गया क्वेश्चन से, तो आप इसको ध्यान से सुन लेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो संविधान सभा तो बता दिया, संविधान बनाने के लिए एक सभा थी, है ना। इसकी स्थापना आपको कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आप बता सकते हैं? कितने थे? 3 सदस्य, है ना। तो वो कौन 3 थे वो आप बताएंगे, है ना। क्लास वाले बच्चे तो बताएंगे ही, अन्य बच्चे भी बता सकते हैं। चलिए, उससे क्वेश्चन में आएगा बार बार आप लोग का। चलिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? बहिष्कार मतलब बायकॉट कर दिया कि यार तुम अकेले खेलो, हम नहीं खेलेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग, है ना, पाकिस्तान देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण यही था, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बोला था कि हम अपना अकेले खेलेंगे, हमको अपना अलग देश चाहिए, क्या? पाकिस्तान, जो कि मुस्लिमों के लिए होगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लिए देखते हैं नाम भी अपना रखे हुआ है मुस्लिम लीग। तो ये क्या था? एक पार्टी था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। अच्छा बताओ, ढाका में एक और चीज़ की स्थापना हुई थी, बताओ। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा नहीं। चलो ठीक है, 1906 आया, ढाका बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। चलो एक और चीज़, एक इसमें से कम कर दो, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा? एक कम कर देंगे तो 1905। 1905 में कुछ हुआ था बंगाल से संबंधित, तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। पूछता है क्वेश्चन, तो देखिए रिलेट कर दिया तो आपको इस तरह से जल्दी याद रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये मुस्लिमों के हित की बात करती थी। मोहम्मद अली जिन्ना इसी का बहुत बड़ा नेता था, जो उसी के नेतृत्व में क्या पाकिस्तान बना था, ठीक है। पाकिस्तान तो बना लिया, आज से क्या ना, आज करोड़पति हो गया, अमेरिका से आगे निकल गया ना, एकदम कटोरा आ गया, हाथ पे लगे होकर के क्या कर लिया? देश को तोड़ दिया। चलिए, और अन्य पार्टी की भी दिया हुआ है, इसको चर्चा कर लेते हैं। तो आंसर इसका मिल गया। अब थोड़ा सा अन्य पार्टी जो दिया उसकी बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना क्या होता है? 1925 में, है ना। 1925 में आपको कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में एक और चीज़ का स्थापना होता है, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस दोनों का स्थापना क्या होता है? 1925 में। आपके क्वेश्चंस आपके बुक का है, आप पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। RSS की स्थापना
और 1925 में। आरएसएस तो नाम तो सुना ही होगा, बीजेपी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। आरएसएस अपना सपोर्ट खींच लिया, बीजेपी स्वाहा, सो हो गया। चलिए आप हिंदू महासभा, आपको ऑप्शन में दिख रहा है हिंदू महासभा, ये भी पार्टी था, है ना, बीएचयू का स्थापना ये लोग किया था। तो हिंदू महासभा भी था, ये भी एक पार्टी था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस का स्थापना आप लोग जानते हैं कब? 118 हो गया, 1885 में हुआ था। किसका? कांग्रेस का स्थापना कहाँ? बम्बई में। बम्बई में हुआ था कांग्रेस पार्टी की स्थापना, बम्बई में। अच्छा, किसने स्थापना किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति जो अंग्रेज था, उसने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, बम्बई में हो गया। अच्छा, इसके प्रथम, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग पढ़े हैं क्या? WC बनर्जी। अच्छा देखिए, क्लास के बच्चे जो पढ़े हैं उससे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक करके जब कोई क्वेश्चन पूछो तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सुनना तो है ही ढंग से, आप लोग को तो याद ही होगा सारे चीज़। तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए इसमें चर्चा कर ही लिए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? इंग्लिश में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान, संशोधन का मतलब समझ लीजिए, जब संविधान में कुछ बदलाव करना है, यानी कि कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है, तो उसे क्या कहते हैं? संविधान में संशोधन कहते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन कई बार हो चुका। पहला संशोधन कब हुआ था बताओ? 1951 में, लागू होने के साल बाद। उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, है ना। 9वीं अनुसूची, कितना अनुसूची है संविधान में बताइए तो आप लोग? संविधान में कितना अनुसूची है कमेंट करो, आगे उसे हम चर्चा करेंगे। तो पहला संशोधन, उसी तरह से 42वां नंबर का संशोधन के तहत क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत संविधान में 3 गो शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। एक था पंथ निरपेक्ष, एक था राष्ट्र की अखंडता, और एक समाजवादी। यानी कि आप पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और भी डैश डैश डैश, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो जो 3 शब्द था, इसमें नया जोड़ा गया था उसमें, उसी प्रस्तावना में। क्या? पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता, सब ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, आपातकाल के टाइम में। आपातकाल आप लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी जी लगाए थे 1975 में। कब तक चला था? 1977 तक, है ना। तो ये 1900 क्या हो गया? तो ठीक है, तो उसी आपातकाल के दौरान उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था। कब? 1976 में। इसमें के तहत उन्होंने बहुत कुछ जोड़ा था, संविधान में बहुत कुछ हटा दिया था। संविधान में इतना बदलाव किया था कि उसको 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा सा संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है ना। इसी में बहुत शक्ति इंदिरा गांधी अपने पास रख ली थी, संविधान में उलट पलट कर दी थी। इसी के तहत आपको मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, याद होगा आप लोगों को। आगे चर्चा करेंगे हम कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? अभी 11, पहले 10 था, तो वही जोड़ा गया था इनके द्वारा। चलिए आगे चर्चा कर। अच्छा हाँ, और इसमें क्या कुछ चर्चा कर ले। चलिए, 42वां संविधान संशोधन हो गया। अब देखिए 50, अच्छा जब आएगा क्वेश्चन तभी अभी करते थे। चलिए, तो संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लगभग 140 प्लस आसपास, हाँ 120-30 के आसपास में संशोधन हो चुके हैं। तो 85वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 85 ने 52वां था, खैर इसको बाद में चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष। अगर ऑप्शन में अगर ये ना रहे, 3 वर्ष रहे, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो आप आसानी से 3 वर्ष भी मार सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टोटल समय लगा था ना। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो बताइए 26 नवंबर 1900 बोलिए आप लोग 49 को। लागू कब किया गया था? 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं?
गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जब राष्ट्र प्रमुख, देश का जो हेड होता है, हेड ऑफ द नेशन, जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होने लगे, वंशानुगत ना हो। जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, तो उनका जो जनरेशन अगला वो ना बने, चाहे रामनाथ कोविंद थे उसका कोई बनेगा ऐसा, तो वो वंशानुगत हो गया। लेकिन यहाँ क्या चुनाव हुआ है ना, राष्ट्रपति का भी हमारे यहाँ चुनाव, तो वो अलग बात है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट विधायक सांसद के माध्यम से होता है। उसका चर्चा अभी करेंगे वीडियो में हम लोग। तो वो है, तो इसी दिन से हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। स्वतंत्र 1947 में हो गया था। गणतंत्र का मतलब जब देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र। और भी बहुत सारा इंडिकेशन है, परिभाषा है, तो ये तो शॉर्टकट में उतना जा नहीं सकते। ये हो गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हो गया। अच्छा, संविधान तो बता ही दिया, इतना दिन हो गया था। हाँ, लागू हुई तो बता ही दिया। हाँ, अच्छा चलिए, हमारे संविधान में कितने भाग है? भाग मतलब कितने चैप्टर है? तो कितने चैप्टर है बताइए आप लोग? 22 भाग है ना, 22 भाग है। भाग मतलब चैप्टर, चैप्टर मतलब अध्याय, ठीक है। अनुसूची कितना है? 8 + 4, 8 + 4 टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो हम सीधे 12 क्यों नहीं बोले? तो आप लोग हेरा फेरी फिल्म देखे ना कि ये बाबू भाई का स्टाइल है, तो ये आप उनका स्टाइल है 12। क्योंकि देखिए, जब मूल रूप से संविधान बना था तो उसमें 8 ही अनुसूची था। अनुसूची यानी कि शेड्यूल 8 ही था, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसमें क्या करा? जोड़ा गया। जैसे कि 9वीं अनुसूची, अभी पहले कुछ देर पहले हम बताए थे, 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें दल बदल विधेयक के से संबंधित है। फिर 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 1993 में जोड़ा गया। फिर 12वीं अनुसूची वो नगर शहरी क्षेत्रों में नगर निगम चुनाव से संबंधित, शहरी निकाय चुनाव से संबंधित है, वो भी 1993 में जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन का करके। तो 12 को जोड़ा गया, तो इसलिए 12 अनुसूची है, 22 को भाग है। अनुच्छेद कितना है? 395। संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या कि सर 22 नहीं 25 भाग है, कहीं पे हम तो पढ़े थे 26 है 28 है, इस तरह से। अनुच्छेद में भी कहते हैं कि सर 395 नहीं 448 है या 44 है। तो देखिए, ये बात सब फर्जी है, इस तरह इस पर दिमाग नहीं लगाना। 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। अंतर क्या है बता देता है। ऐसा भी होता है, लेकिन कब? जैसे कि देखिए, भाग 1 है, मैंने लिखा भाग 1 2 3 4, इस तरह से करके क्या 22 तक पहुंच गए। लेकिन बाद में हमको कुछ जोड़ना पड़ गया, है ना। जैसे कि 4 को हमारे संविधान का हम क्या जोड़ दिए? 4A जोड़ दिए। फिर बाद में मान के चलिए 12A जोड़ना पड़ा, 13A जोड़ना पड़ा, कुछ बाद में जोड़ना पड़ा। तो इसको अलग अलग अगर जोड़ेंगे तो 25 को भाग हो जाता है, जो 2-3 को बाद में हमने जोड़ा था। तो हम लेकिन काउंटिंग करेगा तो 1 से लेकर के 22 तक ही जाता है, और आंसर भी यही माना जाएगा कि 22 को भाग है। इसको अलग से जो 4A है, इसको अलग से नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अनुच्छेद में जैसे कि आप 36 से 51 अब 1 से लेकर के 395 1 2 3 इसी 4 डट करके 395, ठीक है। इसमें 5A है, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A है, कहीं पे जोड़ा हुआ 51A या 3A जोड़ दिया या 3B जोड़ दिया। तो इसको अलग अलग से गिनेंगे ना, 1 2 करके 3, फिर इसको 4, फिर इसको 5, और फिर 4 को फिर 6 पढ़ेंगे, फिर 7, फिर 5 को 8 पढ़ेंगे, तो करते करते 448 अनुच्छेद भी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से नहीं करना है, सीधे ध्यान रखना कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। भाग कितना है? 22 है। अनुसूची कितना है? 8 + 4 यानी कि 12 है। तो आपको कहेगा ये भी तो 4 को बाद में जोड़ा, तो वो तो अलग अलग करके जोड़ा गया, उसी किसी दूसरे में 6A में 5A में नहीं जोड़ दिया गया, उसको अलग से ही लिखा गया था, इसलिए करके। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग एग्जाम में गलती करके आएंगे और आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जानते हो, MR शीट में भरना। आप घर पे पहले प्रैक्टिस भी कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को आज जा करके प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अच्छा, भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा था?
क्योंकि ये हमारे एक व्यक्ति थे, क्या नाम था, आइवर जेनिंग, है ना, ये ब्रिटिश वकील ये खुद थे। इन्होंने क्या था, भारतीय संविधान क्या वकीलों का स्वर्ग, ऐसा इन्होंने क्यों क्या कहा था, क्योंकि हमारा संविधान जानते दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अमेरिका 1776 में ही आज़ाद हुआ, उसमें मात्र उसके संविधान में 7-8 आर्टिकल है, अनुच्छेद है शायद, एक बार देखना पड़ जाएगा। हाँ मतलब वही ज़्यादा नहीं, 7-8-10 के अंदर में ही है, ठीक है। हमारा संविधान इतना बड़ा है ना, उसका व्याख्या, उसका जो वर्ड भी अलग अलग तरह से है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन वर्ड सब है, उसका व्याख्या वकील ही अपने ढंग से करता है, कोर्ट जज भी अपने ढंग से करता है, तो वकील ही बाद में जज बनता है प्रैक्टिस के बाद, और भी तरीका है। तो वकील का स्वर्ग यानी कि संविधान को आम आदमी ढंग से व्याख्या नहीं कर पाता है, तो वही आप लोग जानते हैं अपने देश में कितना विवाद होता है, तो उसको सही ढंग से व्याख्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ताकि वो क्या कर पाए, अच्छे से पैसा कमाए। तो इसलिए क्या, पैसा कमाएंगे तो खुशहाल जीवन जिएगा वकील सब, तो इसलिए उसको स्वर्ग माना गया। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, तो आइवर जेनिंग नाम के व्यक्ति थे, विद्वान थे, वकील थे, उन्होंने कहा था, इंग्लिश वकील थे। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, फिर से मैं बता ही चुका हूँ। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हमें बहुत कुछ बता चुका अभी, आप सीधे आपको आंसर देना। आप बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ, वीडियो रोक करके बताओ कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी बार बार आएगा। ऑप्शन में देखिए 1947 है, 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान क्या 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है, और कुछ नहीं। अगला देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, शेड्यूल, इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो देखिए मैं अभी बताया था 8+4 है ना, 8+4 यानी कि 12, तो दिख गया 12। चलिए आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन डॉट। अच्छा, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। तो देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया, हमारे संविधान के भाग 3 यानी कि चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या दिया है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है ना, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया। कौन कौन, मैं एक एक करके बोलता हूँ, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। छठा क्या है, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है। अब ये क्या है, कहाँ से क्या है, तो ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए समता का जो अधिकार है ये 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है, ठीक है। समता यानी कि समानता। अब आता स्वतंत्रता का अधिकार, 18 के बाद 19 आएगा, 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिया गया है। अब आएगा 23 से 24, 23 से लेकर के 24 तक आपको क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है ना कि जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, चाइल्ड लेबर नहीं कराया जा सकता, मतलब बाल मजदूरी, ये सब दिया है। डिटेल में मैंने क्लास में करा, अभी तो संभव नहीं है। मौलिक अधिकारी अगर मैं चर्चा करता हूँ तो 2 दिन क्लास लेता हूँ, तो संभव तो नहीं है उतना कर। शॉर्टकट में समझ लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, फिर आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 23 से 24 तक क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं, धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसको बढ़ाने के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है, मदरसा बना सकते हैं, ये सब है। तो धार्मिक, तो अल्पसंख्यक के हित से संबंधित कौन है, ये है धर्म का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में ही आ जाएगा। 29 और 30 देखिए, आर्टिकल 29 और 30 सबको मिटा दो, अच्छा रहने देते हैं। 29 से लेकर के 30, 28 के बाद 29 ही आएगा ना। 29 और 30 में क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल में है, तो बता दिया, ये भी मौलिक अधिकार है। अभी मैंने बोला था ना उसी में। 30 हो गया, 30 के बाद सीधे आ जाइए 32 से 35, है ना। 32 से 35 आप कहिएगा ऐसा, 30 के बाद 31 आता है ना, आपने 32 कहाँ से ले लिया, 31 कहाँ गया।
तो 32 से 35 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिला जा रहा है या सरकार आपसे छीन रही है किसी भी तरीके से, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, है ना, मेरे अधिकार, मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत 5 प्रकार का रीट जारी कर देगा, है ना, रीट, इसको किसको एक रीट ही कहते हैं, हिंदी में भी रीट ही कहते हैं, ठीक है। 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है इसके तहत। पढ़े होंगे ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के हैं। इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस और भी किस तरह के। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करेगी, 5 प्रकार की रीट जारी करेगी और आपका क्या होगा, आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा करा जाएगा, की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षक और संविधान का भी संरक्षण कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, कहेंगे कि बात दिल्ली सर बहुत दूर है, हम दरभंगा, हमको पटने में जाना है, हाई कोर्ट जाना है, तो प्रत्येक राज्य में लगभग हाई कोर्ट है, सब में नहीं है, 25 गो हाई कोर्ट है, अभी चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट है, आपको हमको पटना हाई कोर्ट में जाना है तो नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार सरकार छीनेगी, नीति से जी छीन लेंगे तो आप जा सकते हैं। कोई भी सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार छीने तो आर्टिकल 226 के तहत क्या है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, वो भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैंने क्लियर कर दिया मौलिक अधिकार क्या होता है। यह वह अधिकार होता है जो बहुत ही विशेष परिस्थिति के बावजूद ही आपको आपातकाल लगा होगा तब ये छीना जाएगा, उसमें भी सारा नहीं छीना जाएगा। ये क्या, जीवन जीने का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है, वो नहीं छीना जाएगा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 चीज़ नहीं छीना जाता है आपातकाल के भी टाइम में। बाकी आपातकाल लगा करके सारे मौलिक अधिकार आपकी छीनी जा सकती है ना। इंदिरा गांधी जी छीनी थी 1975 में आपातकाल लगा करके। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन था कुछ और, मैंने उससे रिलेटेड पूरा मौलिक अधिकार बता दिया, आपको पूरा चीज़ बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। कौन कौन, फिर से रिपीट कर दूँ। समानता का अधिकार, जिसको समता का अधिकार भी कहते हैं, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। फिर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। फिर आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। फिर क्या आ जाएगा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक। एक चीज़ मैंने नहीं बता पाया, आप लोग पूछा भी नहीं, फिर से चलो 31 कहाँ गया, तो देखिए 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार जो था ये भी क्या था, मौलिक अधिकार था। तो इसको क्या है, 44वां संविधान संशोधन करके 1978, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में, है ना, 300A के तहत क्या कर दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि मौलिक अधिकार कब छीना जाएगा, जब आपातकाल लगाया जाएगा। आप मान के चलिए इधर से आप रोड एक गुजारना है, बीच में आपका रास्ता पड़ता है, दोनों तरफ रोड बन गया है, बीच में आप कह रहे हम नहीं देंगे, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार तो सरकार आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकार है, तो उसके लिए आपातकाल लगाएगा बार बार, तो उसको हटा दिया। बहुत लंबा है, इसमें मैं लंबा डिस्कस करता हूँ, 1-2 दिन तो मेरा मौलिक अधिकार पर क्लास चलता है। खैर चल, तो समझ में आ गया क्या है कैसे। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये पूछेगा कि इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो दे देगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और संपत्ति का अधिकार। तो कौन मानेंगे आप लोग, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो आगे चलिए। अच्छा, 12 क्वेश्चन में हम 52 मिनट ले लिए। तो हम देखिए, मेरा आदत है एक टॉपिक से क्या करते हैं, पूरा चैप्टर, मतलब एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर टॉपिक कर देते हैं। अब और भी क्वेश्चन आप क्या है लंबे, तो हमको लगता है 2-3 वीडियो में, एक वीडियो 1.5 घंटा का करते हैं कि 1 घंटा का रहने दें, 1 घंटा का करते हैं। अच्छा, 15 क्वेश्चन तक करते हैं, फिर आगे 2-3 में हम खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में ही। मैं आज 2 कर देता हूँ रिकॉर्ड, फिर कल कर दूंगा, आप लोग धीरे धीरे पूरा सुन लेंगे। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13। देखिए अब आ गया क्वेश्चन, किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का समापन किया गया। तो आर्टिकल 17 के तहत क्या किया गया है, छुआछूत। अगर आप कोई किसी के साथ तुम छोटा जात का, तुम हटो,
तुमसे छुआ जाएंगे, सब करेंगे तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। या तुम छोटा जात का, तुमको हम अपने साथ नहीं आने देंगे, तुमको नौकरी नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें, तुमको काम नहीं देंगे। तो ये सब क्या अस्पृश्यता है, जिसको हमारे देश में बहुत लंबे समय तक छुआछूत था, ये सच्चाई है ना। उसको कानून में मौलिक अधिकार दे दिया गया, किसी के साथ आप छुआछूत करते हैं तो वो अपराध है, उसके मौलिक अधिकार का हनन है। तो उसके लिए सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, छोटका मोटका तो कोर्ट छोड़ दो, थाना पुलिस छोड़ दो, है ना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। कानून के नज़र में सब क्या है, समान है, इक्वल है। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे हम लोग, तो ये चर्चा, हम लोग का नारा चर्चित था, यानी कि कानून के समान सब समान है, सबके लिए एक ही तरह का कानून। अगर मर्डर का सजा अगर एक आम आदमी के लिए जो है, सो प्रधानमंत्री के लिए भी होगा, सांसद के, विधायक के लिए भी होता है। देखते हैं, अभी भी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था, एगो रेप के आरोप में एक विधायक जी, यूपी का विधायक जी है, उसको सजा हुई है ना। तो विधायक है, मंत्री जी, कुछ लोग होता है हमारा चच्चा विधायक है, हीरो बनता रहता है ना। तो उस विधायक हो या नहीं, हमारे संविधान सबको इक्वल करता है, ठीक है, कानून की नज़र में। फिर जो रिजर्वेशन, तो सकारात्मक भेदभाव है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, मैंने 11th में लंबा डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। पहले ना अंग्रेज सब क्या करता था, भारतीयों को कुछ अपने पक्ष में करने के लिए कुछ कुछ उपाधि देता था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया था, सर की उपाधि, गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि कुछ लोगों को दिया था, और इसी तरह की उपाधि। तो भारत सरकार ने कहा कि किसी उपाधि लगा कर लोग हीरो बनने लगता है, तो बोला कि उपाधि भारत सरकार के अलावा कोई नहीं देगा, सैनिक भारत सरकार देती है नागरिकों के लिए, है ना। पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सेना के लिए अलग है। तो इस तरह से अब 12 में तो संविधान, उसका मौलिक अधिकार का परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट का पावर, उसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 क्वेश्चन तक करते हैं, फिर अगला दूसरा में करेंगे, ठीक है। संविधान के किस, अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए हम बोल रहे थे, आ गया क्वेश्चन। तो 44वां संविधान संशोधन कब, 1900, बोलो जल्दी आप लोग, जल्दी से, 78 के द्वारा, ठीक है। अब मैं बहुत कुछ बोल दिया, आप लोग अपने से सारा आंसर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए, ये भी मैं बोल चुका हूँ, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी कर सकता है, तो बताइए, आप लोग बताइए, ऑप्शन में ही दे देता हूँ। कौन जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट को कम समझते हैं, हाई कोर्ट भी किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट मतलब आपका मौलिक अधिकार छीना जाएगा। तो किस प्रकार का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, उसी अधिकार प्रकार से 5 प्रकार का क्या है, रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है, ठीक है। उसी में एक बंदी प्रत्यक्ष, आपको मान के चलिए, पता है ना आपको, अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करती किसी भी मामले में, कितने बड़ा से बड़ा क्राइम में, तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या कोर्ट के सामने पेश करेगी, और वहाँ से आपको रिमांड पे लेने के लिए कहेगी, तो कोर्ट के परमिशन से आपको रिमांड पे लेगा, फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। ये सब लंबा चैप्टर है, क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको रखता है तो आपका मौलिक अधिकार छीना गया, तो सीधे आपका परिजन, आपका रिलेटिव सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 26 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का है, क्या बात है, उसको क्यों अरेस्ट किया हो, जल्दी लाओ, बंदी को प्रत्यक्ष करो, सामने में प्रत्यक्ष करो मतलब सामने में लाओ। तो बंदी मतलब आपको अरेस्ट किया उसको, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी क्या है, रीट है, उसको जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों भी। तो अपना सुविधा का और जहाँ जाना हो तहाँ चले जाना, ठीक है। चलिए, तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए ये 56-57 मिनट का हो गया। तो और आगे 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव भी डिस्कस करना है। तो इसको हम लोग 3 वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको आप पूरा देखिए, आप कैसे, क्या वीडियो कैसा लगा हमको बताओ, समझाओ, है ना। आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ और पूछना है, और हमसे क्या चाहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा भी कुछ और चाहते हैं, इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो बताओ। और जो ज़रूरतमंद है, आपके दोस्त यार सर्कल में जो भी है, या जो एग्ज़ाम देने वाला, जो जिसका पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, आप उसको ये वीडियो सजेस्ट कर दो। ये दावा तो मैं नहीं जल्दी कहता, मतलब पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मेरा ये पूरा सीरीज़ देख लेगा तो उसको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, आप अपने कॉलेज के ग्रुप में भी डाल सकते हैं इस वीडियो को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसको मिल सके, है ना, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि कम समय में बहुत अच्छा से और अच्छा कंटेंट उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो रखा जाए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर के इसको 2 बार दिन, और क्लास के बच्चे
मैं आप लोगों से फिर क्लास में मिलूँगा, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।